सोचिए कि एक बहुत बड़े घर का ऑडिट होना है। मतलब कोई मामूली घर नहीं, एक ऐसा घर जिसमें 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। बिल्कुल। और हैरानी की बात तो ये है कि 2011 के बाद से इस विशाल घर की सही से गिनती ही नहीं हुई है। हाँ, 15 साल से ज्यादा हो गए। तो हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी गिनती को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक डेटा और जनसांख्यिकी विशेषज्ञों के विश्लेषण मौजूद हैं। और मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि इस बार अधिकारियों के पास 33 सवाल हैं, जैसे आपके घर की छत किस चीज से बनी है, या फिर आप मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाते हैं। अरे वाह, अनाज तक पूछेंगे। हाँ, और ये भी कि घर में इंटरनेट है या सिर्फ एक बेसिक फोन। तो हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि ये जो महाअभियान है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये असल में देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इसके इतिहास में जाना होगा। 1872 में जब ये गिनती शुरू हुई थी, तब सिर्फ 17 बुनियादी सवाल थे। 17 से 33। हाँ, और 1901 तक आते आते तो अंग्रेजी हुकूमत की एक अलग ही सनक हावी हो गई थी। उन्होंने ये गिनना शुरू कर दिया कि कितने लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। मतलब वो बस अपनी प्रशासनिक सुविधा देख रहे थे। मुझे तो ये पूरा बदलाव ऐसा लगता है जैसे 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 हम किसी पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से सीधे आज के स्मार्ट टीवी पर आ गए हों। ये स्मार्ट टीवी वाली तुलना बहुत सटीक है ना? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में बस एक धुंधली सी तस्वीर दिखती थी कि कौन कहाँ है, पर अब स्मार्ट टीवी की तरह ये डिजिटल गिनती बताएगी कि लोगों की असल जरूरतें क्या हैं, उनके पास क्या सुविधाएं हैं। और पहली बार मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। 16 भाषाओं वाला एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है। 16 भाषाएं, ये तो काफी बड़ा अपग्रेड है। मैंने तो ये भी पढ़ा था कि अब लिव इन संबंधों को भी शादीशुदा का दर्जा दिया जा सकता है अगर वो स्थिर हों तो। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये कि ये सिर्फ तकनीक का विकास नहीं है, ये असल में सरकार के नजरिए का बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। वैचारिक बदलाव? वो कैसे? मेरा मतलब है कि पहले फोकस इस बात पर था कि व्यक्ति की पहचान क्या है, लेकिन अब फोकस इस बात पर आ गया है कि व्यक्ति कैसे रहता है। आर्थिक स्थिति और समाज की बदलती वास्तविकताओं को दर्ज करना अब प्राथमिकता है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे यहाँ एक उलझन है। कैसी उलझन? हम तकनीक और नए नजरिए की इतनी बात कर रहे हैं, पर अगर 2011 के बाद से डेटा अपडेट ही नहीं हुआ तो इसका जमीनी नुकसान क्या है? मेरा मतलब है, पुराने आंकड़ों से व्यवस्था पर असल में क्या असर पड़ता है? असर सीधा उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अशोका यूनिवर्सिटी की अर्थशास्त्री अश्विनी देशपांडे का जो विश्लेषण है वो इसे बहुत स्पष्ट करता है। उन्होंने क्या कहा है? उनके मुताबिक 15 साल पुराने डेटा के कारण ग्रामीण और शहरी इलाकों की जो परिभाषाएं हैं वो पूरी तरह पुरानी पड़ चुकी हैं। आज शहर और गांव की सीमाएं बहुत धुंधली हो गई हैं। अच्छा, मतलब जो पहले गांव था वो अब कस्बा या शहर बन चुका है? बिल्कुल। इसे ऐसे समझें, अगर किसी व्यक्ति का 2011 के रिकॉर्ड में गांव का पता दर्ज है, लेकिन वो अब काम की तलाश में शहर की झुग्गी में आ बसा है। ओहो, तो सरकारी दस्तावेजों में तो वो शहर में मौजूद ही नहीं है। एकदम सही, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब महामारी के दौरान जो हुआ वो इसी वजह से था। राशन कार्ड गांव के पते पर रजिस्टर्ड था और इंसान लॉकडाउन में शहर में फंसा था। हाँ, क्योंकि सिस्टम के पास उनके शहर में होने का कोई ताज़ा डेटा ही नहीं था। इसलिए लाखों शहरी प्रवासी मजदूर सरकारी योजनाओं और राशन से पूरी तरह छूट गए। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। जब नीतियां 15 साल पुरानी हकीकत पर बनती हैं तो आज की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। सही कहा। लेकिन क्या सिर्फ एक डिजिटल ऐप ले आने से ये समस्या सुलझ जाएगी? हमारे स्रोतों में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जनसांख्यिकी विशेषज्ञ के.एस. जेम्स का एक बहुत ही अलग नजरिया है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा है। वो एक बहुत ही गंभीर चुनौती की तरफ इशारा करते हैं। उनका कहना है कि एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जैसी चीजों के कारण लोगों के मन में गहरा डर बैठ गया है, बाहर कर दिए जाने का डर। और जब लोग डरे हुए हों तो कोई ऐप क्या ही कर लेगा। जेम्स बताते हैं कि इस डर की वजह से लोग जानबूझकर गलत जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, डर ये है कि नागरिकता के कागजात में कहीं कोई कमी ना रह जाए। असल में उस घर में रहते ही नहीं है, ताकि उनका एक पक्का कागजी रिकॉर्ड बन जाए, जिसे हम पेपर ट्रेल कहते हैं। हाँ, अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए ओवर रिपोर्टिंग करना। बाप रे, अगर ऐसा होता है तो फिर इस पूरी 16 भाषाओं वाली आधुनिक और डिजिटल गिनती की सटीकता ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। और यही इस ऐतिहासिक गिनती का सबसे नाजुक पहलू है। ये कोई साधारण काम नहीं है। आज भारत की औसत आयु 28 वर्ष है
और लगभग 70% आबादी कामकाजी है। और आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ने के बाद तो ये डेटा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। अप्रैल में घरों की स्थिति जानने का पहला चरण शुरू हो रहा है और फिर फरवरी 2027 में मुख्य जनसंख्या की गिनती होगी, जिसमें वो संवेदनशील जातिगत डेटा भी शामिल हो सकता है। हाँ, ये प्रक्रिया ही तय करेगी कि आधुनिक समाज की इन बदलती वास्तविकताओं को सरकार कैसे पहचानती है। यकीनन यह देश के आने वाले कई दशकों की दिशा तय करेगा। लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है। वो क्या? इस महाअभियान में लगभग 30 लाख अधिकारी लगेंगे और इसे पूरा होने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। हाँ, काम तो बहुत विशाल है। तो जिस तेज रफ्तार से आज की दुनिया बदल रही है, लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हैं, तो क्या 2027 के बाद जब तक ये सारे नतीजे छपकर बाहर आएंगे, तब तक ये सटीक तस्वीर एक बार फिर से पुरानी नहीं हो चुकी होगी? ये सोचने वाली बात है।